नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन ज्योग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आरआरबी के एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, चट्टानी रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार बहने वाली हवाएं क्या बनाती है। यानी कि अगर चट्टानी रेगिस्तानी मैदान है तो एक ही डायरेक्शन में अगर हवाएं हमेशा बहती है तो उससे कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या चिमनी का निर्माण होता है, मशरूम चट्टान का निर्माण होता है, या डंग का निर्माण होता है, या आपके डेमो इलिसेलस का निर्माण होता है। ठीक है, चिमनी तो आपको पता होगा। मशरूम चट्टान जो कि मैंने बताया था, इस तरह से चट्टान आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मशरूम जैसे। यार डंग क्या होता है, जो कि इसका आंसर होगा। देखिए, यार डंग एक प्रकार की स्थलाकृति है। जब मरुस्थल में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो एक ही तरफ चलती है, तो यारडंग स्थलाकृति का निर्माण होता है। आप देखेंगे ये आपका यारडंग है। ठीक है, अब देखिएगा ये यारडंग है, मतलब कि ये जो हवाएं हैं वो हमेशा इस तरह से इधर की ओर ही चलती है। तो देखेंगे कि ये वाला जो चट्टान है वो कट कट के थोड़ा सा आप देखेंगे नुकीला हो गया, लंबा हो गया। चौड़ाई तो ऑब्वियस है, इधर से हवा जाएगी तो यहाँ से इसको क्रोड करते हुए आगे, मतलब कि छोटे छोटे कण में आपके जो सैंड के पार्टिकल है उसमें तोड़ देगी। ठीक है, तो ये जो स्थलाकृति बनती है वो मरुस्थल में बनती है। और ये कब बनती है, जब हवाएं एक ही डायरेक्शन में चलती हो, तब जाके इस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करके चला जाऊँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस तरह से, क्योंकि पीपीटी तो बना नहीं सकता, इतना लेंदी होता है पीपीटी बनाने में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास कितना है। देखिए, अप्रोक्स सूर्य का व्यास पूछा जाता है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है। तो अगर सूर्य के व्यास की हम बात करें तो इसका जो व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है। अब याद कैसे करेंगे, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैला रहता है। चारों यानी कि लास्ट में 4 होगा, जितने भी लाख होंगे उसमें लास्ट में 4 होगा। ठीक है, 24 नहीं याद करेंगे, 14 ही याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस रूप में जाने जाते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि जो बिली एक घास का मैदान है, आपको ये पता करके बताना है, या आपको पता भी होगा कि जो बिली घास का मैदान है वो कहाँ का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें ये था कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है बिली तूफान या ईस्टरबेब या टाइफून। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि बिली कहाँ के घास के मैदान हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में भारत में सबसे पुराने चट्टान की सूचना मिलती है। तो देखिए, जो आपके धारावाड़ क्षेत्र है वहाँ पे सबसे पुरानी चट्टान है। देखिए, अब याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का आपको तरीका बताते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में, यानी कि सबसे पुराने ज़माने में, पुरानी चट्टान की बात कर रहा है तो पुराने ज़माने में जो पत्थर यूज करते थे उसमें धार बना देते थे, जिससे कि वो शिकार करते थे। एक डंडा होता था, इसमें डंडे में एक पत्थर को बांध देते थे धार बना के। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे। धारवाड़ क्षेत्र में सबसे पुराना चट्टान होने की सूचना मिलती है। अब इसको हम मैप के थ्रू अगर देखने की बात करें तो आपको एक रफ आइडिया मैं बताता हूँ कि धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पे है। ये आपका जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो आपका धारवाड़ क्षेत्र है। अरावली का क्षेत्र कौन सा है, ये आपके जो राजस्थान है, और ये आपके दिल्ली तक, दिल्ली जो बसा हुआ है वो भी आपके अरावली पर्वत पे ही बसा हुआ है। यानी कि पर्वत, अब ये नहीं कि पर्वत हमेशा ऊपर ही होता है, अरावली टूट टूट के थोड़ा सा अब बचा है, तो उसी अरावली के मतलब कि आप कह सकते हैं पर्वत पे ही ये आपका दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, विंध्य बीच में है, बीच में विंध्य है। ठीक है, ये आपके एमपी वाले क्षेत्र में है। और शिवालिक जो ये वाला हिमालय का पार्ट है पंजाब तरफ, वो शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन कि कौन सा रेंज कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह कलाएं करता है। देखिए, चंद्रमा में जितने फेज होते हैं उसी तरीके से आपके बुध और शुक्र में फेज होते हैं।
कहने का मतलब ये आपका सन है, इसके बाद आपका क्या आता है, बुध आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, शुक्र आता है, उसके बाद क्या आता है, आपके चंद्रमा आते हैं, उसके बाद आपका कौन आता है, पृथ्वी आता है। क्योंकि चंद्रमा इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी, मतलब कहने का मतलब शुक्र के बाद ऑब्वियस है पृथ्वी ही आती है, लेकिन उससे पहले अगर चंद्रमा के बारे में बात की जा रही है तो उससे पहले चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पृथ्वी है, पृथ्वी से पहले तीनों जो आकाशीय पिंड है, ठीक है, वो कलाएं करती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी के पहले चंद्रमा नहीं आती है, बस याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो ये इसके पीछे भी तो आ सकती है, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता दिया कि बुध, शुक्र और चंद्रमा, तो यानी कि तीनों का कुछ ना कुछ कलाएं सेम होगा, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रणाली कौन सा है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रणाली यानी कि कॉन्स्टिलेशन कौन सा है। तारा प्रणाली को कॉन्स्टिलेशन भी कह सकते हैं या तारा मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पूछे जाए कि सबसे निकट तारा, तो प्रॉक्सिमा सेंटारी, और अगर आपसे पूछा जाए कि तारा प्रणाली यानी कि कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारा मंडल पूछा जाए तो अल्फा सेंटरी। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी मतलब निकटता होता है, ठीक है। तो सबसे निकट आपके तारा कौन सा हो गया, प्रॉक्सिमा सेंटारी। अब देखिए अल्फ़ा में ये प्रॉक्सिमा सेंटारी आती है। देखते हैं यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके अल्फ़ा सेंटरी है, ठीक है, सेंटरी। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा सेंटरी पूरा है, ठीक है, तीन तारा मिलके अल्फ़ा सेंटरी ए, अल्फ़ा सेंटरी बी और एक प्रॉक्सिमा सेंटरी। तो यानी कि एक दो तीन, ठीक है, तीन तारा मिलके अल्फ़ा सेंटरी का निर्माण करते हैं। तो अल्फ़ा सेंटरी एक प्रकार का तारा मंडल है, लेकिन प्रॉक्सिमा उसमें एक पार्ट है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर बी में जाते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो यानी कि ए पहले आएगा, यानी कि तारा मंडल में ही ए में ही ये छोटे छोटे चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ए का 1, ए का 2, ए का 3, ठीक है। तो ए मतलब अल्फ़ा, ठीक है, ए मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा में ही ये प्रॉक्सिमा आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा सेंटरी क्या है, एक प्रकार का तारा मंडल है, लेकिन अगर प्रॉक्सिमा सेंटरी की बात करें तो एक प्रकार का ये तारा है। अब पूछा जाता है कि कौन सबसे निकट है हमारे सूर्य के, तो यही दोनों निकट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन ही है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही तरह सतह को देखते हैं, क्योंकि देखिए हम चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का कारण है यह तुल्यकालिक रोटेशन है, यानी कि ये सेंक्रोनस रोटेशन करता है। चंद्रमा सेंक्रोनस रोटेशन करता है, इसकी वजह से हम इसके एक ही सतह को देख पाते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके मैंने समझाया, और उसके बाद जहां पे मुझे लगा कि एक ट्रिक भी हो सकती है चीज़ों को याद करने के लिए, वहां पे मैंने आपको ट्रिक भी समझाया। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।